बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नीयत साफ, मंजिल आसान और बिलाशुबा इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा सच्चे साबित हुए। वो तमाम तर इंकशाफात जो कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम के सामने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान रखे, आज उन पर मोहर सबत कर दी मौलाना फजल रहमान ने। जी हां, मौलाना फजल रहमान ने अपने एक धमाकेदार इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में अहम तरीन किरदार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का था। किस तरह मीडिया जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ता रहा और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ साबिक DGI और साबिक आर्मी चीफ साजिशें करते रहे, ये तमाम तर इंकशाफात आज मौलाना फजल रहमान ने अपने एक टीवी इंटरव्यू के जरिए पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दी हैं। इस वक्त इन इंकशाफात के सामने आने का मतलब क्या है? मौलाना फजल रहमान ने एक ऐसे मौके के ऊपर ये इंकशाफात पाकिस्तानी अवाम के क्यों सामने रखे जब पाकिस्तान में एक धांधली शुदा इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती हैं। एक ऐसे इलेक्शन के बाद के जिसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तन तनहा हुकूमत बना सकती है, लेकिन उनके रास्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खुफिया हाथ, माफिया और हैंडलर्स रोड़े अटका रहे हैं। उनकी नशिस्तें कम कर दी गई धांधली के जरिए और अब उनके आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़कर दूसरी सियासी जमातों के अंदर शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा मौलाना फजल रहमान के इन अहम तरीन इंकशाफात के बाद? क्योंकि एक एक करके वो तमाम तर चीज़ें जो पाकिस्तानी अवाम के सामने आपके हर दिल अजीज़ रहनुमा इमरान खान ने सामने रखी, वो सच साबित हुई। इमरान खान सुरखरू हुए और बिलाशुबा आखिरी जीत हमेशा सच और हक की हुआ करती है और ऐसा ही हुआ। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये भांडा फोड़ने के बाद इत्तलात हैं कि रात गए इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ अहम तरीन इजलास हुआ और इस बात की भी इत्तलात हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ जाने वाली है और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद ज़राए का ये दावा है कि अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की जा सकती है, जिसका एजेंडा पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से नहायत अहम होगा। ये अहम इंकशाफात जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से किए गए, आपके सामने गोश गुजार करने से पहले कुछ दीगर बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, वो भी रखना आपके सामने अज़द ज़रूरी तरह के तमाम तर डाट्स को आप कनेक्ट करके देख सकें और समझ सकें कि आखिरकार हुआ क्या है। इमरान खान, आपको याद है किस तरह से 2 बरस पहले उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को यह बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश के नतीजे में अंदरूनी सहूलतकारों की मदद से उठाई जो है वो गिराई गई और उसके बाद वो तमाम तर मुतालबात जो अमेरिका की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किए गए थे वो एक एक करके पूरे हुए। इत्तलात हैं इस्लामाबाद के अंदर ज़राए ने यह दावा किया है कि बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया बनी गाला के अंदर उनकी सेहत ख़राब है और PTI ने फौरी तौर पर जांच का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का दावा है कि बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की इत्तलात हैं और उनकी गिरती हुई सेहत के हवाले से रिपोर्ट सामने आने के बाद उनकी फौरी तौर पर तिब्बी जांच कराने का मुतालबा किया गया है। बुशरा बीबी जो कि इस वक्त बनीगाला में रहाइश में मौजूद हैं और तोशा खाना केस में सज़ा के बाद उनके लिए उनकी इस रहायशगाह को जेल करार दिया गया है। बुशरा बीबी की तर्जमान और PTI की वकील मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में बताया कि साबिक खातून अव्वल ने अपने अहले खाना यानी बेटी और दामाद, इमरान खान की 2 बहनों और PTI की कानूनी टीम के साथ जो है वो मुलाकात की है और जिसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि उनके खाने में एसिड टाइप तेज़ाब जैसा कुछ दिया गया है, जिसकी वजह से पिछले 5 दिनों से उन्हें शदीद तकलीफ है। बुशरा बीबी ने बताया कि मेरे पेट में जैसे आग लगी हुई है, मुंह और गले में शदीद छाले हैं और मैं कुछ खा नहीं पा रही, सिर्फ सूखे टोस्ट चाय या पानी में डबो कर खा रही हूँ और मैं शदीद तकलीफ में हूँ। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की जान को शदीद खतरा है और मुतालबा किया कि उनका जल्द अज जल्द मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अब इस किस्म के ओछे हथकंडे हैं उनके खिलाफ। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि फाशिस्ट हुकूमत इतनी गिर गई है कि उसने इमरान खान की अहलिया पर बदनीति से हमला किया और उन्हें तिब्बी इमदाद देने से इनकार कर दिया। PTI ने खबरदार करते हुए कहा कि कोई गलती ना करें,
इन घिनौनी हरकतों के ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान मजबूती से खड़ा है, इमरान खान मजबूती से खड़े हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पार्टी ने मुल्क की आला अदालतों से भी इस मामले में मुदाखलत का मुतालबा किया। उधर पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने पार्टी की कोर कमेटी से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। पीटीआई के सोशल मीडिया के सरबराह जिब्रान इलियास ने भी कहा कि यह इंतहाई तशवीशनाक है कि बुशरा बीबी को खाने में कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से उनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि साबिक खातून अव्वल के मुकम्मल मेडिकल चेकअप का मुतालबा करते हैं। मैंडेट चोरों को हमारे मुल्क की खवातीन का एहतराम करने की ज़रूरत है और वो इस मुकाम तक ना जाएं जहां से वापसी की उनके पास कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ये आज की इंतहाई बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट थी। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान का यह दावा, जिसके बाद इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में दांतों में उंगलियां दबा ली उन्होंने कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के कहने पर लाई गई। इस प्लेटफार्म पर बारहा हम इस बात का जिक्र कर चुके, इमरान खान बारहा पाकिस्तानी अवाम के सामने ये बात रख चुके, लेकिन उस वक्त बड़े एंकर, वेले कलमनिगार, मुलाजम, साफ़ी और तमाम तर पाकिस्तान के मुनाफिक दानिश्वर इस किस्म की बात किया करते थे कि इमरान खान इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान की जानिब से इमरान खान के इन तमाम तर दावों की तस्दीक कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, वो उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कहने पर लाई गई। उन्होंने टीवी प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इंतखाबी चोरी ऐसा अमल है जिसका गवाह या शवाहिद पेश करना दुश्वार होता है। पूरा इलेक्शन चोरी हुआ है, ना कहने वाली कहानियां हैं कि इंतखाबात में क्या कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि हमने इन इंतखाबात को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है और हम उसके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी कर चुके हैं। उनका कहना था कि इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करेंगे, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे और वो वाहिद जमात हैं जो इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि जनाब ये इस धांधली का जो फ़ायदा है वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को हुआ है। उन्होंने कहा कि तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है, ये सीट उन्होंने रखनी है या छोड़नी है, ये फैसला उन्होंने खुद करना है। ये अहम तरीन स्टेटमेंट है मौलाना फजल रहमान की कि लाहौर से जिस नशिस्त से नवाज शरीफ कामयाब हुए हैं वो नशिस्त नवाज शरीफ असल में हार चुके हैं। ये हुकूमत इसी वजह से नहीं ले रहे, शायद ये भी उसी की वजह हो कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि जल्द या बदेर जो नवाज शरीफ हैं उन्हें लाहौर की ये सीट छोड़नी पड़ सकती है। उनसे PDM के मुतालिक सवाल किया गया, उन्होंने कहा वो इंतखाबी या हुकूमती इत्तेहाद नहीं था, वो जनाब तहरीक में हम इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठे चल रहे थे क्योंकि जो हुकूमत अमली तैयार की गई इससे हमें इत्तफाक नहीं था और ये हमारे दोस्त जानते हैं। उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं PTI के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हक़ में नहीं था और मैं ये चाहता था कि तहरीक के सिलसिले में मुल्क के बाद जो है वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात हों। लेकिन जनरल फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा कि सिस्टम के अंदर रहकर आपने जो करना है वो करें, हमें एतराज़ नहीं होगा लेकिन सिस्टम से बाहर जाकर नहीं। मैंने इनकार कर दिया पहले, लेकिन फिर जब PTI के लोग MKM और बात भी टूटी तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अक्सियत है और सरबराह JUI फ़े ने कहा कि अगर इस वक्त मैं अदम एतमाद से इनकार करता तो फिर कहा जाता कि मौलाना ने इमरान खान को बचाया। अदम एतमाद से मुतल्लिक जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे। उनकी मौजूदगी में हम सबको बुलाया गया और सब के सामने कहा गया कि आपने ऐसा करना है और इस तरह से करना है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है जो मौलाना फजल रहमान ने किया इमरान खान के इस दावे की तस्दीक, जो कि इमरान खान कहते रहे मीर जाफ़र और मीर सादिक का नाम लेकर पाकिस्तानी कौम को वो समझाते रहे कि कौन है इन तमाम तर मामलात के पीछे, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनकी हुकूमत को बचाना था उन्होंने साजिश की और आज इमरान खान एक बार फिर बिलाशुबा सच्चे साबित हुए। जब मौलाना फजल रहमान की जानिब से इमरान खान के इन तमाम तर दावों की तस्दीक कर दी गई, इमरान खान ने भी ये कहा कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराना चाहती थी और ख़ास तौर पर उस वक्त जब DGISI की भी तब्दीली हो गई तो उसके बाद फिर वाज़ह तौर पर हो गई थी तमाम चीज़ें। लेकिन ये एक बड़ा इंकशाफ है,
یہ ایک بڑا انکشاف ہے کہ جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بھی رہے تھے، ان کی جگہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ چکے تھے، تو کیا مطلب سمجھا جائے کہ کیا وہ پھر یہ جو تاثر پاکستانی میڈیا بنا رہا تھا کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو نیا آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور جو نون لیگ نے بھی باقاعدہ طور پر ایک ساری کمپین شروع کر رکھی تھی، کیا یہ ساری ڈرامے بازی تھی؟ کم سے کم مولانا فضل الرحمان کی آج کی اسٹیٹمنٹ سے تو یہی بات ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ چکے تھے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس قسم کے جو سارے معاملات ہیں وہ بھی ہوئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ہٹایا جا چکا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی عہدے سے، تو پھر کس طرح سے وہ ان تمام تر معاملات کے اندر بھی ملوث تھے؟ کیا اس سے پہلے سے یہ تمام تر معاملات چل رہے تھے، اور جو کچھ سامنے آ رہا تھا کیا وہ بظاہر جو ہے وہ آئی واش تھا؟ مولانا فضل الرحمان کے ان انکشافات نے کئی نئے اور بڑے سوالات بھی اٹھا دیے ہیں، اور واضح کر دیا ہے کہ اس وقت لندن پلان کے نتیجے میں جس طرح سے نواز شریف کو وطن واپس لایا گیا، اس کے پیچھے بھی جو لوگ ہیں، جو کچھ ہے، وہ جلد یا بدید ضرور سامنے آئے گا۔ آج اگر نام نہیں لیا جا رہا تو مولانا فضل الرحمان کے ان نام لینے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آئندہ چند دنوں کے اندر دیگر جو نام ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں سامنے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دماغ کا فرق ہے جو ختم ہو سکتا ہے، اور ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسے اختلافات نہیں کہ جو نہ ختم ہونے والے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ ہم کسی قسم کا اتحاد نہیں کریں گے، وزارت عظمیٰ دیگر عہدوں کے لیے کسی جماعت کی ہم کوئی حمایت نہیں کریں گے، اور پھر ان کی جماعت کا ایک اور موقع بلوچستان سے بھی سامنے آ گیا کہ پورے ملک کے اندر کسی بھی جگہ پر وہ حکومت کا حصہ بننے نہیں جا رہے۔ ایک اور اہم ترین بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں تو پھر 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ تو دفن ہو گیا، اس کا مطلب ہے لوگوں نے غداروں کو ووٹ دیے۔ ریاستی اداروں کا احترام ہے، لیکن وہ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ ہم ان کو سپورٹ کریں گے اگر وہ جمہوری نظام کو سپورٹ کریں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ پارلیمان نہیں چلے گا، اس کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضرور میرے ساتھ ملنے آ رہی ہے، اور بعد میں پھر ان کی پاکستان تحریک انصاف کی ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان تک مولانا فضل الرحمان تک عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا گیا، اور پارلیمانی سیاست کے اندر اور دیگر جگہ پر بھی جو دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اور انکشاف بھی کیا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جنرل باجوہ بھی ایک دفعہ کہہ چکے یہ بات کہ شہباز شریف جو ہے وہ ریزائن کر کے گھر جانے والے تھے، لیکن پھر عمران خان جو ہے وہ دھرنا لے کر آئے تو پھر انہیں نواز شریف نے منع کر دیا، باقی لوگوں نے بھی منع کر دیا کہ آپ ریزائن نہ کریں بلکہ آپ ڈٹ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کی بھی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میرے علم میں اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کسی موقع پر استعفیٰ دینے کو تیار میں نہیں تھے، شہباز شریف کب استعفیٰ دینا چاہتے تھے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ 66 سیٹوں کے ساتھ ملک بچانے کے لیے حکومت لینے کا جو اعلان کیا ہے نون لیگ نے، وہ واضح کر رہا ہے کہ سیاسی اور معاشی بحران ہوگا پاکستان کے اندر، سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہوگا، اور ملک اگر بحرانوں کا شکار ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے یہ سسٹم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اور پھر 25 مئی 2022 کو عمران خان کے لانگ مارچ سے متعلق جب مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا گیا کہ کیا شہباز شریف کسی موقع پر استعفے دینے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ہم نے ایسا کیا اور آج پھر جو ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ آج کا انٹرویو مولانا فضل الرحمان کا بمباسٹک انٹرویو، اس نے تمام تر جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی وہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے، اور واضح کر دیا ہے۔ آج جناب پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اتفاق ملاقات کے بعد ان کی میڈیا گفتگو بھی ہوئی، جس میں واضح کر دیا دونوں جماعتوں نے کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے جو نتائج ہیں اس کو ہم کرتے ہیں مسترد، کہ وفد جو ہے وہ اسد کیسر کی قیادت میں آیا، موجودہ صورتحال میں اس کو ویلکم کیا گیا۔ اسد کیسر تھے، عمیر نیازی تھے، بیرسٹر سیف تھے، عامر ڈوگر تھے، فضل خان تھے، اور پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ اور کیونکہ پی ٹی آئی کے وفد نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ تمام وہ سیاسی جماعتیں جو اس الیکشن کے انعقاد اور جس طریقے سے یہ الیکشن کرایا گیا ہے اس کے اوپر تحفظات رکھتی ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ اور پی ٹی آئی نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 17 فروری کو ملک گیر احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔
ہفتے کے روز عمران خان کے کہنے کے اوپر اسی قسم کے احتجاج کا اعلان جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ آئندہ چند گھنٹے پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس کے منعقد ہونے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ اجلاس کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس رکھ کر کیا یہ سسٹم کسی طور آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔